नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्येंद्र पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा के बारे में लगातार सिलसिलेवार गंभीरता से बातचीत होती रहनी चाहिए। आज सिनेमा पर बातचीत के कड़ी में हम बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे दौर के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जो फिल्में उस दौर में बनी थी वो हमारे सिनेमा का एक बहुत कहना चाहिए शानदार हिस्सा है। हमारा जो सिनेमा का इतिहास है उसका एक बहुत सुनहरा दौर है। बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनी, बहुत अच्छे अभिनेता, बहुत अच्छे निर्देशक, गीत संगीत सब उस दौर में बहुत अच्छा बना। और आज का जो हमारा सिनेमा है उससे दर्शक जो कहना चाहिए विमुख होते जा रहे हैं, या उससे जो दर्शकों में एक ऊब सी देखी जा रही है, उसके पीछे कारण यही आमतौर पर चर्चाओं में उभर कर आता है कि जो बात पहले की फिल्मों में थी वो बात आज की फिल्मों में नहीं है। तो वो क्या बात थी और वो क्या चीज थी जो पहले के सिनेमा में लोगों को अट्रैक्ट करती थी, आज वो चीज क्यों नहीं मिल रही है, या आज के सिनेमा में और पुराने दौर के सिनेमा में क्या फर्क आ गया है। माहौल का फर्क आया है, समाज का फर्क आया है, जनरेशन का फर्क आया है, टेक्निक का फर्क आया है, या कहानी कहने के स्टाइल में फर्क आया है। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ कुछ बहुत खास लोग मौजूद हैं जिनसे मैं आपका परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ जो पैनल है उसमें कुछ बहुत ही विशिष्ट लोग हैं। हमारे साथ कमलेश पांडे जी हैं जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत ही वरिष्ठ पटकथा लेखकों में से हैं। कहानीकार, कहानी लेखन, पटकथा लेखन में कमलेश जी की महारत जो है उसका उसकी मिसाल उनके द्वारा लिखी गई तमाम फिल्में हैं जो जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े हैं। हमारे साथ अजय ब्रह्मात्मा जी हैं जो कि बहुत वरिष्ठ फिल्म समीक्षक हैं। वर्षों अखबार के लिए और प्रिंट माध्यम के लिए पत्रकारिता करने के बाद अब वो फिलहाल डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं और सिने माहौल के नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। हमारे साथ विजेंद्र पटेल साहब हैं जो कि पेशे से प्राध्यापक हैं, लेकिन सिनेमा संस्कृति के सवालों पर लगातार हमारी बातचीत में शरीक होते रहते हैं। हमारे साथ नीरज जलशेत्री हैं जो कि स्वतंत्र फिल्मकार हैं, अध्यापन से भी जुड़ी रही हैं। फरीद खान साहब भी हैं हमारे साथ जो कि फिल्म इंडस्ट्री में बतौर पटकथाकार जुड़े हुए हैं और लेखन की विधा से निरंतर सक्रिय रहते हैं उसमें। और हमारे साथ नंदिता बनर्जी जी भी हैं जो कि पेशे से प्राध्यापक है और संस्कृति और सिनेमा के सवालों पर लगातार हमारी बातचीत में शरीक होते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कमलेश जी, बातचीत की शुरुआत में आपसे ही करना चाहता हूं क्योंकि ये जो सवाल उठ रहा है रह रहकर, और हर बार जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है और उसके बारे में कुछ चर्चाएं शुरू होती हैं तो ये कहा जाता है भाई ये पहले वाली बात नहीं रही। तो ये पहले वाली बात क्या थी, क्योंकि आपका एक बहुत लंबा तजुर्बा है, आपका एक बहुत सीधा अनुभव है फिल्म इंडस्ट्री का, और आपने अपनी कलम से बहुत सारी फिल्में लिखी हैं जिन्होंने कि बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन भी किया और लोगों के दिलों को भी छुआ। उनकी जो कहानियां हैं, जो उनका कथानक है, जो स्टाइल है, उसको लोग आज भी याद करते हैं, चाहे वो सौदागर हो, चाहे तेजाब हो, चाहे वो रंग दे बसंती हो। इस तरह की तमाम फिल्में, खलनायक जैसी फिल्में हैं। तो वो बहुत सारी फिल्में हैं जो आपने लिखी हैं और जिनको आपने मतलब कहना चाहिए शेप दिया है। क्या आपको क्या लगता है, क्या कहानी कहने का अंदाज बदला है, या कहानी ही बदल गई, या कहानीकार जो था जिसको जो प्रमुखता मिलती थी वो अब नहीं मिल रही है? क्या कहेंगे आप? अभी उस दिन मुझसे कोई यही सवाल पूछ रहा था कि हमारे थिएटर से दर्शक क्यों गायब हो गए हैं, ऑडियंस जो है हमारे थिएटर से क्यों गायब हो गई। तो मैंने कहा क्योंकि हमारी फिल्मों से कहानियां गायब हो गई हैं। सिंपल, बहुत ही सिंपल जवाब है कि क्योंकि हमारी फिल्मों से कहानियां गायब हो गई हैं और फिल्म के नाम पे जो हमें हर हफ्ते दिया जा रहा है, जो 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 हमको बेचा जा रहा है, उससे आम जो दर्शक है उसका कोई लेना देना नहीं है। अभी आज जिन फिल्मों की बात हो रही है, जिनको अभी भी हम याद करते हैं, जिनको हम भूल नहीं पाए हैं, मेरा सौभाग्य ये था कि मैं उन फिल्मों के दौर में बड़ा हो रहा था। बल्कि वो फिल्में मेरी एजुकेशन है, वो फिल्में मेरी एजुकेशन है, चाहे वो 2 बीघा ज़मीन हो, आवारा हो, सी 420 हो, शांताराम की 2 आंखें 12 हाथ हो, मुगले आजम हो, बिमल रॉय की सारी फिल्में यूँ समझ लीजिए, गुरुदत्त की सारी फिल्में समझ लीजिए। तो वो फिल्में मेरी एजुकेशन थी और ये एक तरह से मेरा सौभाग्य है कि
मैं उस दौर में बड़ा हो रहा था, मैं आई वाज जस्ट ए टीनेजर, और जो असर पड़ा उन फिल्मों का, और जब मुझे फिल्में लिखने का मौका आया तो सारी एजुकेशन जो थी वो उसका उपयोग शुरू हुआ। मैं उदाहरण दूं कि जब मैंने पहली बार हमारे जो डायरेक्टर थे एन चंद्रा, उनसे तेजाब की कहानी सुनी, और ये 1986 की बात है, 86-87 की बात है। तो मैंने कहा यार चंदू, ये जो कहानी है ना तेरी, ये आज की आवारा बन सकती है। ये मैं 86 की बात कर रहा हूँ, 1987-86 की। उसने कहा, वो हंसने लगा, बोला क्या मतलब ये आज की आवारा मतलब क्या? मैंने कहा अगर राज कपूर आज जिंदा होते 1987 में और आवारा बनाना चाहते तो वो तेजाब बनाते। और इसीलिए मेरी उस फिल्म में मैंने जानबूझ के ऐसे सीन रखे थे जो आवारा को ट्रिब्यूट थे। अब जैसे उस फिल्म में जो हीरो की एंट्री है अनिल कपूर की, वो एग्जैक्टली वही एंट्री है जो आवारा में जो उसका विलन था के.एन. सिंह, उसकी जो एंट्री थी, कि उसकी एंट्री के साथ ही रास्ते खाली हो जाते थे, खिड़कियां दरवाजे बंद हो जाते थे, लोग अपने घरों में घुस जाते थे। और वो मेरा एक स्टेटमेंट था कि आज़ादी के इतने सालों बाद हमारी कहानियां वहां पहुंच गई हैं जहां हीरो की एंट्री, विलन की एंट्री जो है वो हीरो की एंट्री बन गई है। और ऐसे ही अभी धोबी का जमीन आज भी देखिए। अभी पिछले हफ्ते देख रहा था, क्योंकि मैं कोई एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ जो किसानों के ऊपर है, और वो फिल्म जो है एक बेंचमार्क है। 2 बीघा जमीन जो है किसानों की समस्या पे वो एक बेंचमार्क है। आज भी समस्या वही है, आज भी वही समस्या है कि जो किसानों की जमीन है वो मल्टीनेशनल जो है वो अपनी तरफ बोला उसको लिए जा रहे हैं, और खेती जो है बन गई है व्यवसाय। और जो किसान है, जो जमीन का मालिक हुआ करता था, आज उसी जमीन पे खड़ी फैक्ट्री में मजदूर होकर काम कर रहा है। जो किसान मालिक था अपनी जमीन का, उसी की जमीन पे खड़ी फैक्ट्री में आज वो मजदूर की तरह काम कर रहा है। और उसका बेटा जो है वो बॉम्बे में आके ऑटो चला रहा है या सब्जी भाजी बेच रहा है। तो ये जो सच्चाइयां हैं, तो मैं इन सच्चाइयों को लेके आया था। और यहाँ जो मुझे मिला, एक आध लोग मिले जो सच में मेरे साथ थे, और उनको मेरा काम भी पसंद आया, और हमने उसको मगर जो बेसिक था कि स्टोरी टेलिंग, कहानी क्या होती है। मतलब अगर आप 60 का जो है दशक उसको देखें, क्योंकि वहाँ से मैंने फिल्में देखना शुरू किया 60 के दशक से 50 1955 से 1965 तक का जो दौर है 10 साल का, जिसको मैं मानता हूँ कि हमारी फिल्मों का स्वर्ण युग था, कि आवारा से शुरू होता है और ख़त्म होता है देवानंद की गाइड पे, विजयानंद की गाइड पे। वो जो दौर अद्भुत था। और क्योंकि गोल्डी साहब मेरे मित्र भी थे, मेरे गुरु भी थे, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो मैंने उनसे मेरा यही पूछा कि गोल्डी साहब ये बताइए कि ये इतनी अद्भुत फिल्में बनती कैसे थी? तो 10 साल के अंदर आज भी वो महान, चाहे वो आवारा हो, C420 हो, गुरुदत्त की प्यासा हो, कागज के फूल हो, साहिबी भी गुलाम हो, 2 आंखें 12 हाथ हो, देवदास हो, परिणीता हो, 2 बीघा जमीन हो, या बंदनी हो, आप नाम लीजिए। मतलब सिर्फ 10 साल में हमारी इंडस्ट्री ने इतना दिया जो आज भी हम उससे उबर नहीं पाए हैं। और वो 10 साल हमारे यहाँ दोबारा कभी लौटे नहीं, वो 10 साल हमारी इंडस्ट्री में दोबारा कभी लौटे नहीं। तो वो कहते थे कि यार, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो फिल्में ऐसी बनती कैसे थी जो आज बिल्कुल गायब है। वो सारा मिजाज, सारा एटीट्यूड, सारा मूड जो है वो बिल्कुल एब्सेंट है। वो हम मुझे बताया करते थे कि यार, वो देव साहब की ऑफिस में बात हो रही कि यार राज कपूर इस साल कौन सी फिल्म लेके आ रहा है, वो देखो वो क्या कर रहा है कम्बा। दिलीप साहब की ऑफिस में परेशानी है कि अरे देव ये कर रहा है, राज ये कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। शांताराम परेशान है कि गुरुदत्त क्या कर रहा है, गुरुदत्त परेशान है कि महबूब खान क्या कर रहा है,
महबूब खान परेशान है कि आसिफ क्या कर रहा है। ये मिजाज होता था, आपस में दोस्ती थी, मगर ये जो अजीब तरह की एक राइवलरी समझिए या प्रतियोगिता चाहिए, जो भी आप कह लें, कि कौन क्या कर रहा है, मुझे उससे बेहतर करना है, उसका मुकाबला करना है। अगर कोई बना रहा है जिस देश में गंगा बहती है, तो मैं बना रहा हूँ गंगा जमुना। ये तरह की कंपटीशन थी कि भाई अवार्ड किसको दिया, ये मुश्किल हो जाता था कि भाई एक्टिंग का अवार्ड राज कपूर लेगा कि दिलीप कुमार लेगा, फिल्म का अवार्ड कौन लेगा, राइटिंग का अवार्ड कौन लेगा। तो ये जो एक हेल्दी कंपटीशन जिसे कहते हैं, एक स्वस्थ प्रतियोगिता, कि वो सामने वाला क्या कर रहा है और मैं क्या करना चाहता हूँ, ताकि उसके मुकाबले में ठहर सकूं। और मतलब बिल्कुल, और ऐसा नहीं कि ये सब चुपके चुपके होता था, एक दूसरे की हेल्प भी करते थे। अगर कोई स्क्रिप्ट लिख रहा है, कहीं अब्बास साहब लिख रहे हैं स्क्रिप्ट, या कोई इंदर राजा आनंद कुछ लिख रहे हैं और कहीं फंस गए हैं, कोई सीन जो है वो निकल नहीं रहा है और उनको तब तक वो परेशान है क्या करना, he always used to ask other writers, रोबी हो, वजाहत मिर्जा हो, अमानुल्लाह खान हो, अख्तर उल इमान हो, और भी लोग थे, एक दूसरे से हेल्प करते थे कि यार ये सीन फंस गया, कुछ उनका जवाब नहीं मिल रहा है, क्या करूं। आज हालत ये है कि एक राइटर गलती से भी वो क्या लिख रहा है दूसरे राइटर को बता नहीं सकता, क्योंकि कल वो राइटर वही आइडिया ले जाके अपने नाम से चिपका देगा किसी को। भरोसा खत्म हो गया है, विश्वास खत्म हो गया इंडस्ट्री में आपस में एक दूसरे के ऊपर, और सब चोरी चोरी चुपके चुपके जो करना चाहते हैं किए जा रहे हैं। किसी को कुछ पता नहीं कि लोग क्या चाहते हैं, जो दर्शक है वो क्या चाहता है, थिएटर खाली क्यों है। सब परेशान है उससे कि थिएटर खाली क्यों है, मगर वो खाली क्यों है इस पर कोई सवाल नहीं उठाता, इसको कोई एक्सप्लोर नहीं करता कि भाई क्या वजह है, हमने क्या कसूर किया है जो ऑडियंस है, दर्शक वो हमको भूल गए, या उन्होंने हमको थप्पड़ मारना शुरू किया है। कोई इसको एक्सप्लोर करना नहीं चाहता है। ऐसी बेईमानी घुस गई है, ऐसी मैं कहता हूँ नमक हरामी, कि जो बेचारा दर्शक अपनी कमाई के 300 रुपए खर्चा करके आपकी 2 कौड़ी की फिल्म देखने जाता है, कुछ तो उसका एहसान मानना चाहिए ना, वो बिल्कुल नहीं है। तो सब अपनी अपनी दुनिया में घुसे हुए हैं, और कोई बाहर निकल के न कोई सोचना चाहता है, न कुछ खोजना चाहता है कि भाई इसका रास्ता निकाला जाए। तो सबको लगता है कि हाँ इसका सीक्वल कर लो, उसका सीक्वल बना लो, इसका मतलब हाउसफुल नंबर 13 बना लो, और हालांकि कोई एक बहुत बना, वो एक जो फ्रेंचाइजीज बन गई है, 2-2 कौड़ी की फ्रेंचाइजियां बनी हुई हैं हमारे यहाँ, वो सब फ्रेंचाइजी के जैसे हॉलीवुड आजकल हीरो के ऊपर चिपका हुआ है। हॉलीवुड में भी कहानियां खत्म हो गई है, वहां ले दे के बस सुपर हीरो रह गए हैं और लोग वही सुपर हीरो को लेके भुना रहे हैं। हमारे यहाँ जो फ्रेंचाइजी रह गई हैं, चाहे वो हाउसफुल हो या और भी कुछ नाम है, लोग उसके ऊपर टिके हुए हैं कि चलो इसकी बना लो, उसकी बना लो, उसकी बना लो, ये फिल्म बनाई थी अच्छी गई, चलो उसका सीक्वल बना लो। तो अब ये होशियारी जो है, दुकानदारी और होशियारी, इसने ये हाल किया हमारी फिल्मों का, कि कहानी के बारे में कोई नहीं सोच रहा, बस इसका सीक्वल कर लो, उसकी ये कर लो, उसका प्रीक्वल कर लो, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, बस। जी, बहुत शुक्रिया कमलेश जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं। और ये जो बात जहां आपने ला करके खत्म की कि कहानी जो है वो दरअसल गायब हो गई है। कहानीकार जो कि एक जमाने में हिंदी सिनेमा का असली हीरो होता था, कहानी लिखने वाला, वो कहानी लिखने वाला व्यक्ति जो है वो अब आज की तारीख में हिंदी सिनेमा में काफी कहना चाहिए गौण हो गया है, उसको बहुत पीछे धकेल दिया गया। अजय जी, आपके पास आता हूँ। आप दशकों से हिंदी सिनेमा की नब्ज पकड़ रहे हैं, आप लगातार उसका एक समीक्षा विश्लेषण सब करते हैं, आप थोड़ा दूर बैठ करके चीजों को देखते हैं, लेकिन आपका इंडस्ट्री से पड़ता ही है डेली, आपकी जो कामकाज का हिस्सा है। तो जो बात कमलेश जी ने कही है, कहानी को लेकर के जो एक रवैये में बदलाव आया है, एक बात तो उस पर आपकी क्या राय है। दूसरा, ये जो न्यू वर्सेस ओल्ड का एक चलता है, तो क्या आपको लगता है कि जो नया सिनेमा है, सारी टेक्निकल खूबसूरती के बावजूद
उसमें वो जो जादू नहीं हो पाया जिसकी जिक्र कमलेश जी ने बहुत विस्तार से किया, उसकी क्या वजह सिर्फ कहानी है या ये जो बात अभी स्वस्थ प्रतियोगिता की हो रही थी कि महबूब क्या कर रहे हैं, गुरदत्त क्या कर रहे हैं, सब आपस में मिलना जुलना, वो कहीं ना कहीं वो चलन खत्म हुआ है। क्या कहेंगे उसके बारे में आप? जी, आप सभी को नमस्कार। और कमलेश जी ने जितनी बातें कही उन सब से सहमति है मेरी, लेकिन उसको रेखांकित करने के बाद, उसको इन्वर्टेड कॉमा में डालने के बाद मैं थोड़ा सा और दूसरी बात भी करना चाहूंगा। अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हमारे सामने हो तो चीजों को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। आजादी के बाद का जो दौर है जिसमें ये स्वर्ण काल माना जाता है, उस दौर को अगर आप देखें तो ऐतिहासिक सामाजिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से मुंबई हमारा गढ़ बना सिनेमा का। लाहौर टूट गया। बंगाल में जो कलकत्ता में फिल्में बनती थी, न्यू थिएटर्स वगैरह थे, वो सब भी बंद हो गए। सारी प्रतिभाएं, चाहे वो लाहौर की हो, चाहे वो बंगाल की हो या देश के दूसरे हिस्सों की हो, वो सारी बम्बई आई। और बम्बई जब आती है ये प्रतिभाएं, तो सिर्फ व्यक्ति के तौर पर नहीं आती हैं, अपने साथ पूरी संस्कृति लेके आती हैं, पूरा साहित्य लेके आती हैं, कहानियां लेके आती हैं, फोकलोर लेके आती हैं, फोक म्यूजिक लेके आती हैं। और इन सभी ने ही उस स्वर्ण युग की फिल्मों का निर्माण किया। धीरे धीरे आप देखें कि ये आना जाना थोड़ा कम हुआ। फिर जो लोग यहाँ जम गए थे, जिनके पांव जम गए, उनमें दोहराव आने लगा। वे ही लोग बाद में सामान्य फिल्में बनाने लगे। उनके बाद जो पीढ़ी आई वो और पतली होती चली गई, शोरबे का शोरबा बनता चला गया। और फिर एक दौर आया कि फिल्में ऊप पैदा करने लगी और सब कुछ होने लगा। लेकिन इसके साथ साथ मेरा अपना अध्ययन जो है, मैं अपनी जो बातें कहना चाहता हूँ वो ये है कि 21वीं सदी में अगर हम आ जाएं, बीच के पिछले 50 साल को हम इतिहास का हिस्सा मान के उसकी बड़ी फिल्मों का नाम लेते हुए, ट्रेंड्स का नाम लेते हुए, उसको रेखांकित करते हुए 21वीं सदी में आए, तो यह एक ऐसा दौर है जहां फिर से टीवी माध्यम की वजह से या दूसरे कारणों से देश की तमाम हिस्सों से प्रतिभाएं आ रही हैं। ये नई प्रतिभाएं हैं, नए समय की प्रतिभाएं हैं, और इन्होंने फिर से उस स्वर्ण काल को दोहराया। मैं तो इसको 21वीं सदी के 2 दशकों की फिल्मों को हिंदी सिनेमा का दूसरा स्वर्ण काल मानता हूं। मैं दोनों की तुलना नहीं करना चाहता, कौन भारी है, कौन हल्का है, कौन क्या किया, कौन नहीं किया। मैं सिर्फ कुछ फिल्मों के नाम गिना रहा हूँ। इसमें से आप अपनी पसंद की 4 से 5 फिल्में चुन सकते हैं। हम पिछले छठे, पांचवें और उन दशकों की खूब बातें करते हैं, सब मिला के बात करते हैं तो मुश्किल से 15 से 20 फिल्मों की बात करते हैं हम। उसके अलावा और कोई बात नहीं करते हैं। मैं कुछ फिल्मों के नाम ले रहा हूँ जो 21वीं सदी की फिल्में हैं। लगान है, दिल चाहता है, देवदास है, कंपनी है, मुन्ना भाई एमबीबीएस है, पिंजर है, ब्लैक है, रंग दे बसंती है, चक दे इंडिया है, तारे जमीन पर है, जोधा अकबर है, स्वदेश है, 3 इडियट है, लव आजकल है, दबंग है, माय नेम इज खान है, राजनीति है, रॉक स्टार है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा है, बर्फी, पान सिंह तोमर, पीके, क्वीन, बजरंगी भाईजान, बाहुबली, दंगल, सितारे जमीन पर अभी आई है, कल ही रिलीज हुई है, ब्लैक फ्राइडे, गैंग्स ऑफ वासेपुर, मकबूल, ओमकारा। ये इतनी सारी फिल्में मैं नाम गिना रहा हूँ सिर्फ। इनमें से अपनी पसंद की कोई 5 फिल्म, 10 फिल्म आप ले लेंगे और 20 साल के बाद अगर उन फिल्मों को याद करेंगे तो ये फिल्में भी उसी तरीके से याद की जाएंगी जैसे स्वर्णकाल की फिल्में याद की जाती हैं। समय बदल गया है, तकनीक बदल गई है, सामाजिक मूल्य बदल गए हैं, परिवार बदल गए हैं, संयुक्त परिवार नहीं रहा, खेती पर आश्रित हमारा जीवन नहीं रहा। हम शहरी एक बुर्जुआ पूंजीवाद के जमाने में जीते हुए उससे आगे बढ़ के और भी बिखरे हुए समय में आ गए हैं। यहाँ पे अगर आप उम्मीद करते हैं कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा, तो वो भारत देश अब नहीं आने को है। जो था पुरातन था, प्राचीन था, बहुत सुंदर था, लेकिन उसको दोहराया नहीं जा सकता। वो उस समय का यथार्थ था। आज का यथार्थ है, अगर आप
उसी का गुणगान करते रहेंगे और आज को निगेट करते रहेंगे, तो आज की तमाम पीढ़ी को जो भी प्रतिभा है उसको आप निगेट कर रहे हैं, आप उसका जी बहिष्कार कर रहे हैं, आप उसको दुत्कार रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इतिहास हमें, हितेंद्र जी है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से बताएंगे कि जब सब कुछ बदल रहा है, पृष्ठभूमि पूरी बदल रही है, तो आप कैसे चाहेंगे कि आपके सामने जो दृश्य चल रहा है वो वैसा ही रहे जो 5वें और 6ठे दशक में था। जो पारिवारिक संबंध, जो रिश्ते, जो मूल्य उस जमाने में थे, वो आज भी रहे, वो नहीं रहेंगे। मुझे जो सबसे बड़ी कमी लगती है इन तमाम अच्छी फिल्मों के नामोल्लेख के बावजूद, वो ये लगती है कि हमने अपने उस्तादों से ट्रेनिंग नहीं ली। हमने ग्लोबल दुनिया में यूरोप, अमेरिका और दूसरे देशों के फिल्म मेकिंग स्टाइल की तरफ भागते चले गए और उन तरीकों को अपनाया, उन प्रविधियों को अपनाया, उन शैलियों को अपनाया, और हमारी जो कहानी कहने जिसकी बात बार बार कमलेश जी कह रहे थे, कहानी कहने की जो शैली थी, जो अपनी भारतीय शैली कही जा सकती है, जो हिंदी सिनेमा की शैली कही जा सकती है, उसको छोड़ दिया, उसको नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे कथन में, हमारे नैरेटिव में, हमारे प्रस्तुति में एक बिखराव आया, जो पश्चिमी मूल्यों, पश्चिमी समाज, पश्चिमी शैली के हिसाब से तो उचित हो सकता था, लेकिन आज के दौर में बहुत सारे फिल्म मेकर ऐसे हैं जिनकी फिल्में भारतीय दर्शक के लिए किसी जौनपुर या जहानाबाद या मुजफ्फरपुर में बैठे दर्शकों के दिमाग में रख के नहीं बनाई जा रही हैं। ये फिल्में बनाई जा रही हैं कि कैन में जब चली जाएंगी, ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो जाएंगी, ये बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट कर ली जाएगी। तो होता क्या है, आप उनके मूल्यों को कहीं न कहीं अनजाने में समाहित कर रहे होते हैं अपनी फिल्म शैली में। आप देख, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को कि आज संवाद अदायगी क्या हो गई है। हम फिल्म देख के आते हैं, हमको संवाद ही नहीं याद रहते हैं, हमें कलाकारों के, पात्रों के नाम नहीं याद रहते हैं, क्योंकि अब ये नई शैली में है कि पात्र एक दूसरे का नाम नहीं लेते हैं। पहले अगर हीरोइन बुलाती थी या कोई, तो अगर हीरो का नाम अमन है तो अमन नाम फिल्म में कम से कम 15 बार दोहराया जाता था, आपको नाम याद रहता था कि अमन या सुचित्रा या संगीता, जो भी नाम है वो याद रह जाते थे। कहीं थोड़ा बहुत बदलाव हो जाता है, कमलेश जी बताएंगे इसके बारे में अगली, अगर वो दूसरे राउंड में आ पाए तो, कि कैसे इन चीजों में बदलाव है या कैसे दबाव डाल के उसको बदला गया है। तो मेरा ये मानना है कि वह अतीत जो है हमारा बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, उसको रेखांकित करते हैं हम, उससे अच्छी चीजें लेते हैं, लेकिन हम उसको दोहराने की गलती न करें। हमारा जो नया जी समय है, हम नए समय की फिल्मों को याद करें, उनमें अच्छाई देखने की कोशिश करें। अगर हम उनका विश्लेषण आज के हिसाब से करेंगे तो ये भी अच्छी फिल्में लगेगी। और दूसरी बात, जो आखिरी बात ये है कि हम जब किशोर होते हैं, जो जवान होते हैं, तो हमारे साथ जो फिल्में आती हैं वही हमारे बुढ़ापे तक हमारे साथ रहती हैं। हम उन्हीं गानों को सुनते हैं, हम उन्हीं रिश्तों को जीते हैं, हम उन्हीं फिल्मों को याद करते हैं, हम वही सब कुछ करते हैं जो 13 से लेकर के 33 के बीच में कर चुके होते हैं। तो वही श्रेष्ठ जी होता है हमारे लिए। उसके बाद जो भी होता है सब भ्रष्ट होता है, सब बिगड़ा हुआ होता है। ये साले नए जमाने के लोग पता नहीं क्या हो गए हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनकी ही समझ में नहीं आ रहा है, यही हम दोहराते रहते हैं। तो मैं इससे बचा आप मतलब कुल रहता मिला, जी 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 जी, आप कुल मिला के ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है आज के सिनेमा का मरसिया ना पढ़ें। नीरज जी आपके पास आता हूँ, अजय जी ने बहुत दिलचस्प बातें कही, बहुत दिलचस्प बातें कही हैं, और उसमें से जो उन्होंने एक बड़ी मार्के की बात कही कि साहब ये जो नया सिनेमा यानी कि 21वीं शताब्दी का जो सिनेमा है भारत का, अभी तक का जितना सिनेमा है, उसको उन्होंने भारतीय सिनेमा का दूसरा स्वर्ण युग या कहना चाहिए सुनहरा दौर जो कहा है। मैं आपकी राय इस पर जानना चाहूंगा, आप इनकी इस राय से कितना इत्तेफाक रखते हैं। दूसरी बात, उन्होंने जो बहुत सारी बातें कही हैं कि जो आज की फिल्में, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमने अपने उस्तादों से कुछ सबक नहीं लिया, यानी कि जो पुराना सिनेमा है उससे कहीं ना कहीं सबक लेने वाली बात रह गई है। तो वो जो चीज है, और एक चीज और भी है नीरज जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अगर ये सब कुछ इतना अच्छा है जो दूसरे दौर का जो सिनेमा जिसको स्वर्ण युग कह रहे हैं जय जी, तो फिर दर्शक क्यों नहीं जुट रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
हाँ, आपका ओके। सभी को नमस्कार। अभी एकदम अंतिम जो आपने पंक्ति कही वो मुझे सुनाई नहीं दी, तो एक बार आप आखिर मैंने वाला कहा कि बात। अगर सब कुछ सही है तो फिर दर्शक क्यों नहीं जुट रहे हैं? अगर ये नया नया हाँ, सुनहरा दौर है तो यही दर्शक मुख्य, क्यों नहीं आ यही रहे हैं? एक्चुअली यही मुख्य जो बात है वो आपके सवाल में है, और यही चिंता कमलेश जी की भी है, जितना मैंने उन्हें भी सुना। मैं अजय सर की बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखती हूँ कि हम मर्सियाँ ना पढ़ें। और दूसरी चीज ये कि एकदम उन्होंने नहीं, तो सही मैंने कहा कहा था, कि हाँ ठीक चीजों बात है। को, हाँ मतलब हाँ, उन्होंने सही कहा कि चीजों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो बेहतर होगा। कि जब सारी चीजें बदल गई हैं, इससे पहले भी हम लोग जब पर बात करे थे तो मैंने यही कहा कि हमारे इमोशंस और हमारी जो इंटेंसिटी थी चीजों को लेकर, हम में वो बात नहीं रही अब, क्योंकि हम बहुत जब ये संचार क्रांति आई ना, उसके बाद हम बहुत तेजी से बदले हैं। हम हर तरफ सूचनाओं से और अत्यधिक शोर से घिरे हुए लोग हैं इस समय। एक बातचीत में कहा था कि क्या हम इस दौर में हैं जहां ये शब्दातिरेक का समय है। तो बातचीत में मैंने एक चीज और ऐड की थी कि नहीं, ये शब्दातिरेक के साथ साथ दृश्यातिरेक का भी समय है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा विजुअल से घिरे हुए हैं। अभी का जो दर्शक है वो किसी एक चीज पर ठहर नहीं पा रहा। पहले फिल्म देखना एक सामूहिक उपक्रम हुआ करता था। हम हर घर में, अगर वहां से अगर बहुत पीछे ना भी जाएं कि लोग सिनेमा देखने एक साथ जाते थे, एक वो सामूहिक काम था। तो अगर हम टीवी सेट भी घर में एक ही हुआ करता था जहां सारे लोग बैठकर एक साथ फिल्म देख रहे होते थे, या जो भी देख रहे होते थे, वो सामूहिकता समय के साथ खींच गई है, खत्म हुई है। और दूसरी चीज है कि जब अभी हम देख रहे हैं कि अभी का जो दर्शक है, पहले एक और चीज थी, फिल्में जो है स्वर्ण युग की जब हम बात कर रहे हैं, तमाम और चीजों को लेकर बात कर रहे हैं, तो थोड़ी सी निराशा होती है कि हमारे पहले के लोगों ने एक्चुअली सिनेमा अभी जितना पर्सनल हो गया है उतना पर्सनल था नहीं कभी। सिनेमा एक दौर में हमेशा सवाल उठाता था, और वो एकदम आजादी के बाद बहुत सारे सवालों से ये देश घिरा हुआ था, मोहभंग की स्थिति थी। और सिनेमा अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा था। वो सिर्फ मनोरंजन नहीं दे रहा था समाज को, वो जागरूक कर रहा था, सवाल उठा रहा था, और सोचने के लिए विवश कर रहा था। जिस जिस बात की चिंता अभी कमलेश जी को है कि सिनेमा, मतलब उनकी जो नाराजगी है कि अभी क्या हो गया है। अभी दरअसल सिनेमा अपनी उस जवाबदेही से, जो एक वक्त में काफी मुखर तौर पर आई थी सिनेमा में, वो जवाबदेही से वो बचने की कोशिश करता हुआ दिखता है। अब वो उसका पूरा मामला जो शिफ्ट कर गया है वो चला गया है मनोरंजन की तरफ। अजय सर ने जितनी फिल्मों के नाम लिए, उनमें अगर हम बात करें तो वो सोशियो, मतलब वो सोशल और साइकोलॉजिकल पूरा एक कंटेंट पे बनी फिल्में हैं। सोशल पॉलिटिकल फिल्में जो हैं उसमें से काफी, मतलब अगर हम संख्या में बात करें, जैसे पान सिंह तोमर सोशल पॉलिटिकल कमाल की फिल्म है। लेकिन तारे जमीन पर एकदम ही वो एक दूसरे एस्पेक्ट पे बात करती, वो सोशल जो हमारे समाज में जिस तरह की दिक्कतें हैं उस पर थोड़ी थोड़ी बात जरूर करती है, लेकिन पॉलिटिकल होने से आपकी फिल्में बचती हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आई, न्यूटन और शेरनी बहुत कमाल की फिल्में हैं जो अलग तरह से अपनी बात को कहती हैं। आ, ये जो वक्त है, जिस दौर में हम हैं, अब इस समय फिल्में हमारे पास कंटेंट के बतौर ना आकर एक तरह से फिल्टर के बतौर आ रही हैं, जहाँ चीजों को बहुत ज्यादा तकनीकी श्रेष्ठता के साथ रंग रोगन करके स्पेशल इफेक्ट्स डाल के बहुत अट्रैक्टिव तो बना दिया गया है, लेकिन जो कथ्य है वो उतना पावरफुल नहीं रहा। इस बात से तो मैं सहमत हूँ कमलेश जी की। आ, लेकिन एक और बात ये भी है कि हम अतिरेक, मतलब जिस दिन दृश्यातिरेक की मैं बात कर रही थी, हम अतिरेक रील और इन सब के दौर में हैं, जहां इस समय दर्शक का कंसंट्रेशन 15 सेकंड से ज्यादा का नहीं है। आप उसे किसी गंभीर मसले पर ठहर कर 1 घंटा 2 घंटा सोचने के लिए विवश कैसे करेंगे, क्योंकि ये जी, एक बतौर दर्शक भी क्षीण होते जाने का समय है। अच्छा, एक बिल्कुल। और बात भी इस बीच हुई है, वो ये कि इसी बीच में पिछले 10 सालों में हमारे पास दरअसल वर्ल्ड सिनेमा भी का भी एक बड़ा झरोखा खुल गया है।
और लोग कह रहे हैं कि अच्छी चीजें आती हैं, लोग नोटिस नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है। दर्शक गायब इसलिए हो गए हैं कि अगर एक इंटरनेशनल अच्छी सीरीज आती है तो उस पर बहुत डिबेट होती है, सोशल मीडिया और पर्सनल, उसमें बहस होती है। एक अच्छी सीरीज का नाम मुझे अभी याद आ रहा आपसे बात करते हुए, एडोलसेंस अभी आई थी, एक सीरीज जिसने मुझे लगता है कि वो इंटरनेशनल एक चर्चा का विषय बनी। जिस तरह से यूथ और टीन जो हमारे दौर के हैं वो बदल रहे हैं अंदर से, और वो कितने कैसे पेट्रियार्कल और कितने मतलब क्रिमिनल माइंडसेट के होते जा रहे हैं इसी दृश्यातिरेक की वजह से। और हम विजुअल से एकदम पट गए हैं, हम गले तक दबे हुए लोग हो गए हैं। ऐसे में जी। क्या पिक करें क्या छोड़ दें, ये सेंस एक समाज के तौर पर अभी हमें नहीं आया है। अब पहले दर्शकों को वो जो स्टारडम वाला सिस्टम था, दर्शक एक स्टार को देखने के लिए जो ईगरनेस होती थी, रील्स में आप देखिए नए नए स्टार बन रहे हैं और वो दर्शकों के बीच से बन रहे हैं। इन्फ्लुएंसर का एक अलग ही पूरा नया दौर आ गया है। ऐसे में फिल्म स्टार्स का वो पिछला जो एक रुतबा और एक जो चार्म था वैसा नहीं रहा, वैसा बिल्कुल नहीं रहा। और वो बहुत इजीली अवेलेबल भी हैं, मतलब वो अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए हर टीवी चैनल से लेकर मॉल्स तक में जा रहे हैं। तो जब बहुत ज्यादा चीजें सुलभ हो जाएं तो उनके प्रति अट्रैक्शन भी खत्म हो जाता है। और अभी जिस तरह का पूरा माहौल है उसमें कंटेंट जो है वो बहुत सोच समझ के, जैसे इनडायरेक्ट एक सेंसरशिप चल रही है। तो हम ये नाराज होते हैं कि हमारी फिल्मों में कंटेंट नहीं आ रहा है, लेकिन हमें ये देखना आपने ये पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। जी जी, ये हाँ, सेंसरशिप की जो तो बात है ये हमें बहुत ये भी महत्वपूर्ण है। देखना पड़ेगा कि जी, हम किस दौर में एक बहुत अच्छे कंटेंट की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। और वो दबाव भी है। और दूसरी तरफ हमारे पास इंटरनेशनल जो आपने कहा कि हॉलीवुड के पास भी कुछ नहीं बचा, वो सुपर हीरोज की फिल्में कर रहा है। सुपर हीरोज की वही फिल्में यहाँ देखी जा रही थी बहुत लंबे समय तक, वो डब होकर भी या ओरिजिनल इंग्लिश में भी वो हाउसफुल जाती हैं। उसका इम्पैक्ट भी हिंदी सिनेमा पे पड़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ा। और जब आपको बहुत सारे सेंसर से गुजरना है तो आपके पास चूज करने के लिए कहानियां बहुत कम बचती हैं। और ऐसे में भी अगर लापता लेडीज बन जाती है, सितारे जमीन पर बन जाती है ना, या हम थोड़ा और इधर हाल फिलहाल की जितनी सुंदर फिल्मों का नाम लिया अजय सर ने, वो फिल्में बन जाती हैं तो इतने दबाव में बन जाने वाली ये फिल्में भी अपने आप में अच्छा काम कर रही हैं। मतलब एकदम निराश चलिए, नहीं आपने होना चाहिए जी किसी जी, बिल्कुल। जी, बहुत बहुत इसमें अच्छी बहुत निराश अच्छी नहीं। आपने बात कही। और जी जी, और आपने जो बात कही, मैं फरीद खान साहब आपके पास आता हूँ, क्योंकि आप भी जुड़े हुए इंडस्ट्री से और आप एक पटकथा लेखक के तौर पर काम कर रहे हैं। तो एक तो जो बात अभी चर्चा में उभर कर आई, नीरज जी ने जो जो कहा और अजय जी ने भी कहा कि भाई पिछले मतलब इस नई शताब्दी के जो अब तक के वर्ष है उनमें जो सिनेमा बनता है उसको भी आप एक स्वर्ण युग का सिनेमा मानिए, आप हमेशा उसका मर्सिया मत पड़िए। तो ये जो बात है, एक आपकी उस पर राय। दूसरी बात जो कमलेश जी ने कही थी कि कहानीकार जो है, कहानी ही गायब हो गई है। तो कहानी ही नहीं है तो दर्शक देखने क्या जाएगा, तो दर्शक के लिए उसमें कुछ आपने रखा नहीं। आपकी क्या राय है जो बात अभी नीरज जी ने कही कि साहब बहुत सारे सेंसरशिप से गुजरना पड़ रहा है, तो बतौर लेखक आप क्या ये सारी बातें देखते हैं कहीं ना कहीं एक पटकथा लेखक के तौर पर या कहानी लेखक के तौर पर ये आपके काम को प्रभावित करती हैं और उसकी वजह से दर्शक की रुचियां खत्म हो रही हैं, या कहीं ना कहीं ये भी है कि जो हमारा एक जो तरीका था चीजों को देखने का, समाज ही बदला है, समाज बदलने की बात भी नीरज जी ने कही है। तो क्या ये सारी बातें मिलजुल करके जिम्मेदार हैं कि हम आज की तारीख में जो फिल्में देख रहे हैं उसमें हमको मजा नहीं आ रहा है, जिसको दर्शक पहले कहता था कि भाई मजा आ गया और वो फिल्में उसके साथ बरसों बरस चलती थी। आज वो जैसे यहाँ पर बात है कि साहब दर्शक जो है नाम ही नहीं जानता फिल्मों के किरदारों के, उनके नाम लेके बुलाते नहीं लोग आपस में फिल्मों में। तो क्या कहेंगे आप, क्या राय है आपकी संक्षेप में? जी नमस्कार। देखिए, जो अजय जी ने जिन फिल्मों का नाम लिया वो इन इस सदी की जो 25 साल हैं उसमें वो मुश्किल से 15 फिल्मों का नाम लिया। तो इस 25 साल में फिल्में बनी अच्छी कुछ, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। और ये सवाल वाकई सच है कि अगर अच्छी फिल्में बनी तो ऑडियंस कहाँ है? ऑडियंस नहीं है। और मजे की बात है कि आजकल पुरानी फिल्में लग रही हैं, जैसे अंदाज अपना अपना, मैं भी गया देखने के लिए और पूरा हॉल भरा हुआ था यहाँ मलाड के इनऑर्बिट में, और सब लोग हाउसफुल में सब हंस रहे थे। तो वो कोई पॉलिटिकल उसमें कुछ नहीं था, कोई सामाजिकता उसमें कुछ नहीं थी।
कुछ भी नहीं था, वो शुद्ध मनोरंजन था, फिर भी लोग उसको एंजॉय कर रहे थे। बात यहां पर आती है कि मजा उनको उसमें आ रहा था। और आज जो फिल्में बन रही हैं, जैसे अभी जो फिल्म आई, कौन सी, वो जो अक्षय कुमार की, उसमें लोगों को मजा नहीं आ रहा। लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही है, ये सच्चाई है। तो फिर हम कमलेश जी की बात पर ही लौटेंगे कि फिर कहानी नहीं है। तो कहानी कहानी है तो फिर उसको बनाने की जो सेंसिबिलिटी होती थी, जैसे जिस अतीत का हम मरसिया गा रहे हैं, एक्चुअली इन्वर्टेड कॉमा मैं बोल रहा हूं, तो आप देखेंगे कि उसमें एक स्थानीयता होती थी, उसमें आपको ज्योग्राफी दिखती थी, उसकी संस्कृति दिखती थी। और इवन आज भी अगर अंदाज अपना अपना भी आप देख लीजिए, जो बफूनरी है पूरी तरह से, और लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान की फिल्म है, उसमें हिंदुस्तानी कलाकार हैं, उसमें हिंदुस्तानी भाषा बोली जा रही है, ऐसा हमको फील होता है। लेकिन क्या है कि जब से गीत और संवाद को लोगों ने, मतलब हम लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया, और पटकथा पर ज्यादा जोर, उसकी कटिंग पर ज्यादा जोर, और हर 2 मिनट पर एक ड्रामा आना चाहिए, इस बात पर ज्यादा जोर, तो ब्रीदिंग स्पेस हम लोगों ने दिया नहीं लोगों को। और क्या है कि जो जिन फिल्मों का मरसिया हम लोग गा रहे हैं, उन फिल्मों में ऑडियंस को अनुभव कराया जाता था, अभी ऑडियंस को इंगेज किया जाता है। ये दोनों में बड़ा फर्क है। इंगेज करने को एक बार मैंने कुछ लोगों के साथ इस मेटाफर की तरह ही उनको समझाया कि इंगेज तो ऐसे भी होता है कि एक आदमी को सामने बैठाया और उसके दोनों गाल पे तर 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 आप थप्पड़ मारते जाओ, तो वो इंगेज तो रहेगा ही, पर उसको समझ में नहीं आएगा कि आप थप्पड़ मार क्यों रहे हो। तो इतना ज्यादा मतलब मुनाफे के पीछे उसको इतना ज्यादा अनुभव को बहुत दूर ले जाते हैं, और इंगेज को ज्यादा चाहते हैं कि इंगेज रहे, ऑडियंस इंगेज रहनी चाहिए। तो ये इंगेज वाला जो है वो टीवी न्यूज, और उसके लिए तो ठीक है जो सीरियल है, लेकिन फिल्मों में एक्सपीरियंस लोगों को चाहिए होता है। वो एक्सपीरियंस आज की फिल्में, कम फिल्में दे रही हैं, ज्यादातर जी फिल्में इसीलिए फ्लॉप हो रही हैं। जी जी, जी। बहुत अच्छी और बात इसके आपने कही। अलावा मैं जी कोरोना के बाद भी हालात बदले हैं, क्योंकि उसका जो लोग घर में थे और पूरी दुनिया की सिनेमा से उनका एक्सपोजर हुआ, और उसके बाद उनका टेस्ट बदला, और उनके जी पास ढेरों कहानियां आई। जी, धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हितेन जी, आपके पास आता हूँ। ये जो बात अभी फरीद साहब ने कही, और ये कुल मिलाकर के बात इस तरफ आ रही है कि भाई जो पुराना सिनेमा था उसके अपने समय की जो छाइयां थी, उसने उसको दिखाया। आज का सिनेमा आज के समय की बातों को दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पर बात है तारे जमीन पर, तो एक जो फिल्में हैं उनमें आज के समय की जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं उनके बारे में बात हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सभी को ये लग रहा है कि जो कहना चाहिए कि जो एक सोल होती है, एक आत्मा जिसको हम बोलते हैं, वो जो सिनेमा था जो हमारे साथ बरसों बरस चलता था, वो आत्मा मिसिंग है। क्या कहेंगे आप? और उसका कारण क्या, आपकी नजर में क्या कारण है? क्योंकि ये जो बातें सारी आ रही, जो कमलेश जी ने जहां से शुरुआत की कि भाई कहानी नहीं है, जब कहानी ही नहीं है, कहानीकार को ही आपने जो फिल्म के मतलब दायरे से बाहर कर दिया, उसकी बात आप सुन ही नहीं रहे। पहले जो बात होती थी कि साहब एक से एक शानदार कहानीकार आपस में राय मशवरा करते थे, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में चीजें होती थी, लेकिन अब वो चीजें नहीं है आज करके फिल्म। यानी कि अनुराग कश्यप जैसे निर्देशक जब ये कहने लगे कि भाई अब सिनेमा खत्म हो गया है, वो उनकी पिछले दिनों में लगातार इस तरह की टिप्पणियां हम सबने पढ़ी है। तो आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? नमस्कार। मुझे लगता है कि कमलेश जी ने जो कहा और जो अजय जी कह रहे थे और बाकी दोनों वक्ताओं ने उसको विस्तार दिया और सही दिशा दी, दोनों में सच्चाई है। मैं एक दर्शक की तरफ से देखना चाहता हूं कि ये दर्शक
आ क्यों नहीं रहे हैं, या आपने जैसा कहा कि आत्मा जो है वो अब वो वैसी नहीं रही। तो मैं इसको दूसरे तरीके से कहता हूँ कि जो चित्त भूमि होती है जिससे फिल्म बनाई जाती थी और जिस तरह से फिल्में देखी जाती थी, उसमें फर्क आ गया है। फरीद भाई ने अभी कहा कि एक्सपीरियंस होता है एक सिनेमा देखना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम सिनेमा देखने जाते थे तो आप गौर कीजिए, मैं उसको थोड़ा दूसरे तरीके से कहूंगा कि हम लोग सिनेमा हॉल में क्यों जाते थे। एक बड़ा आकर्षण होता था। मुझे याद है कि जैसे ही कोई अमिताभ बच्चन की फिल्म लगती थी या उसके पहले दिलीप कुमार की फिल्म लगती थी तो लोग टूट पड़ते थे। तो एक आकर्षण तो वो होता था, एक रोमांस, किसी आर्टिस्ट के प्रति लोगों का एक झुकाव, वो सब होता था। उसके बाद एक कहानी होती थी। आकर्षण मैंने पहले नंबर पे रखा है, दूसरा रखा है कहानी, तीसरे पर मेलोडी, कहानी जो गीत होते थे, और चौथा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कि जब हम सिनेमा देख के निकलते थे तो हम क्या लेकर निकलते थे। तो ये चारों पॉइंट पर मैं समझता हूँ कि आज की फिल्में पहले की फिल्मों के मुकाबले एकदम अलग हो गई। मेलोडी का बहुत अभाव हुआ है, कहानियां लगभग खत्म हो रही हैं, और कहानी का जो स्ट्रक्चर होता था उसके प्रति और कोई विशेष ध्यान लोगों का है नहीं। और मैं ऐसे इंटरव्यूज देखता हूँ जिसमें कहा जाता है कि अब मेलोडी की जरूरत नहीं, अब ट्यून चाहिए, ऐसी कैची ट्यून हो जो लोगों को पकड़ ले। वो खुद ही जो ट्यून बनाने वाले लोग होते हैं वही ये कहते हैं कि अब गाना वाना कोई सुनता नहीं है, वो ट्यून जो है वो बस मजेदार होना चाहिए। और मोर इम्पोर्टेंटली, जो हम लोग कभी भी सिनेमा से जब हॉल से निकलते थे तो मन में एक बहुत अच्छा भाव लेके लौटते थे। हम लोगों को लगता था कि दुनिया बहुत अच्छी है और हम लोगों को कुछ करना चाहिए। कभी ये सोच के बाहर नहीं निकलते थे कि रुपया पैसा खूब कमाना है। और वो एक जो इफेक्ट होता है, एक रोमांस दिल में पैदा होता था। तो ये जो फिल्म है बेसिकली, इसमें एक रोमांस का एक संबंध है। फिल्म को यथार्थवादी उस तरह का माध्यम हमेशा नहीं रहता है, कुछ लोगों के लिए रहता होगा, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए, हम लोगों के लिए फिल्म जो है एक रोमांस मतलब वो सिर्फ उस प्रेमी प्रेमिका के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ। गरीब के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, कुछ समाज के लिए कुछ करना है, कुछ करके जाना है, टाइप के भाव ही आते थे। हम लोग आइडियलिस्ट बने हैं फिल्मों को देख करके। तो ये चारों जो पॉइंट हैं, इन सभी पे मैं देख रहा हूँ कि अभी की फिल्मों को देखने वालों की रुचि में परिवर्तन हुआ है, और जो बनाने वाले हैं उनको इनसे कोई खास लेना देना नहीं है। उनके लिए कोई जी पांचवी चीज ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसलिए मैं जी ये समझता हूँ कि हमारे भीतर, और इसमें अजय जी की बात ठीक है, समय बदला है, समाज बदला है, समाज में जो लोगों के सोचने का तरीका बदला है, तो वो परिवर्तन तो दिखेगा। लेकिन फिर भी फिल्मों की जो ये धरोहर है हमारी, इसके प्रति सचेत होना जरूरी है कि क्या कारण है कि आज भी वही गाने जो हैं हमको याद हैं, या हम बार बार उनको गुनगुनाना चाहते हैं, जो जिसको स्वर्णिम दौर के गाने कहा जा रहा है। और ऐसे कैरेक्टर्स ही हम लोगों को याद आते हैं अपने एकांत के क्षणों में, जो उस दौर के हैं। मैं वर्तमान को छोटा नहीं करना चाहता, अपने समय की स्ट्रगल्स इसमें भी है, लेकिन मेरे हृदय में, मेरे मन में जो जो हिंदी फिल्म है या फिल्में जो बसी हुई हैं, वो वही दौर है। और वो 20 से 33 वाली जो बात कही अजय जी ने, उसको मानते हुए भी मैं कहूँगा कि ये रोमांस को लौटाने के लिए फिल्मों को अब फिर से अपनी जड़ों की तरफ लौटना पड़ेगा, अपने संगीत की तरफ लौटना पड़ेगा, और लगना चाहिए कि ये हमारी फिल्में हैं, हमारे देश की बहुत अच्छी फिल्में बात आपने हैं। कही है। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया। नंदिता जी, आपके पास आता हूँ। जो बात हितेंद्र जी ने कही कि सिनेमा में मेलोडी अब नहीं है, यानी वो जो एक बात होती थी कि आप जैसे उन्होंने कहा कि भाई हम फिल्म देख के निकलते थे तो एक जज्बा होता था कि भाई ये हमने देखी है पिक्चर, तो हमें कुछ कुछ आइडियलिज्म गाना है। तो कहीं ना कहीं सिनेमा वो जो एक आपको एक अच्छा नागरिक बनाने का या एक बहुत ज्यादा संवेदनशील मनुष्य बनाने का जो काम करता था, शायद उस काम में कहीं ना कहीं सिनेमा
चूक रहा है। एक बात तो ये बात है। दूसरी बात जो अभी नीरा ने कही और फरीद जी ने भी कही कि भाई नया माध्यम आया है, नए माध्यम, कोरोना के बाद वाली बात फरीद जी ने कही, और पिछले 10-15 सालों में हमने देखा है कि किस तरह से ओटीटी का जो एक इमरजेंस हुआ है, उसके चलते हमारा जो दर्शक है उसका एक्सपोजर जो है वो सिनेमा हॉल के अलावा भी सिनेमा से हो रहा है। यानी अब वो मोबाइल पर फिल्में देख सकता है, मोबाइल पर वो नेटफ्लिक्स देखता है, प्राइम वीडियो में जाकर देखता है, और तमाम सारे प्लेटफॉर्म्स है उसके पास में जहाँ वो फिल्में देख सकता है, और वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सारी फिल्में देख लेता है। जो भाषाई सिनेमा हमारे लिए पहले एक अजूबा होता था हिंदी दर्शक के लिए, वो अब उसको सहज उपलब्ध है, चाहे वो मलयालम का सिनेमा हो, चाहे तमिल का हो, तेलुगु का हो, या बंगाली का सिनेमा हो, अच्छा सिनेमा वो देख सकता है। तो क्या उनकी वजह से कहीं ना कहीं हिंदी सिनेमा का जो दर्शक है वो घट रहा है? क्योंकि उसको लगता है कि भाई हमने ये फिल्म तो पहले देख ली। अगर मान लीजिए वो कोई पुष्पा जैसी फिल्म देखता है तो उसको लगता है ये तो ओरिजिनल में भी हमने देख रखा है, या हमने कोई ग्रेट इंडियन फैमिली किचन देख लिया अगर हमने, उसके बाद हमको मिसेस दिखाई देती है, तो मिसेस अच्छी फिल्म होने के बावजूद हमको लगता है कि नहीं, वो जो हमने जो फिल्म देखी थी ओरिजिनल, उसमें कहीं कुछ बात ज्यादा थी। आपको क्या लगता है, क्या ये कारण है कि दर्शक कम हो रहे हैं हिंदी सिनेमा के? ओटीटी का भी असर कहीं ना कहीं आ रहा है? नहीं, एक बात तो ये है, मैं बिल्कुल आज का जो सुबह से जो डिस्कशन हो रहे हैं 1 घंटे से, मैं ज्यादा से ज्यादा बातों से सहमत हूँ बिल्कुल। लेकिन एक बात तो वो है कि लोगों के पास इतनी वक्त नहीं है जो लोग एक दिन बुलाते थे सिनेमा देखने के लिए। सिनेमा देखने से पहले ही उनका एक प्रिपरेशन, मेंटल प्रिपरेशन, उसके बाद वो फिल्म का असर रह जाता था। हाँ, वो रोमांटिसिज्म हो या गाने हो, लोग बहुत कुछ चीजें, मतलब सिनेमा का मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल है, पहले भी था, अभी भी है अभी, लेकिन वो चीज नहीं रही क्योंकि बहुत लोगों के पास काम है, 3.5-4 घंटे लोग नहीं बैठ सकते। वो जो कंसेंट्रेशन करने का लोगों में जो क्षमता है वो कम हो गई है। और फिर सिनेमा की कहानियों को लेकर इतनी चर्चा हो रही है। ये सही है कि साहित्य बेस्ड सिनेमा इतनी ज्यादा नहीं बन रही है जैसे पहले बनी थी, पहले बन रही थी। पहले शरद चंद्र की नॉवेल पर, रविंद्रनाथ टैगोर के नॉवेल पर, बंकिम चंद्र, बहुत सारे, ताराशंकर बंदोपाध्याय, सुबोध मित्रा, नरेंद्रनाथ मिश्र, काफी सारी फिल्में बनी है। मिडिल सिनेमा जो हम कह रहे थे, जिनको कहा जाता था, जो पैरेलल और ऑल्टरनेटिव के अलावा और एक दौर था। ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी, बासु भट्टाचार्य, इन लोगों की जो फिल्में थी वो भी बहुत रियलिस्टिक सिनेमा था, वो इतनी फिक्शन नहीं थी। तो वो एक चीज थी। अभी मीडियम इतने ज्यादा है, मतलब इतने सारे चैनल्स, पहले तो टेलीविजन के इतने चैनल्स, और अब तो ओटीटी प्लेटफॉर्म में इतना चॉइसेस, मतलब अगर आदमी के पास इतनी चॉइसेस है तो नेचुरली ना इतनी ऑप्शंस है, एक सेकंड। और सिनेमा हैज बिकम प्राइवेट ऑल्सो ना, जैसे मोबाइल पर सिनेमा के बात में जिक्र की कि आप कहीं जा रहे हो तो एक सीरीज आप 15 मिनट देख लिए आपने, वो 15 मिनट के बाद वो फिल्म आप 1 घंटे के बाद फिर से देखेंगे जब आपके पास वक्त हो। तो वो भी एक बात है ना। तो इसीलिए वो जो उसका जो ड्यूरेशन, वो जो रोमांस, मैंने अभी हाल ही में सितारे जमीन पर रिलीज हुई है, परसों मेरे ख्याल से फ्राइडे, मैंने पढ़ा कि आमिर खान ने कहा कि नहीं, ये हम बड़े स्क्रीन पे ही रिलीज करेंगे। नेटफ्लिक्स का कुछ बहुत बड़ा ऑफर इन्होंने टर्न डाउन कर दिया। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही अच्छा जेस्चर है इन दिनों। तो वो बात है, लेकिन दिस इज इनएविटेबल मेरे ख्याल से। अभी हाल का जो, मतलब हाल ही में जैसे चल रहा है ना, सिनेमा बिकेम प्राइवेट, सिनेमा बिकेम, बहुत सारे जो फैमिली व्यूइंग थे उस कॉन्सेप्ट से हम लोग हट गए हैं। हम लोग सेक्स एंड वायलेंस दूसरे तरह के तरीके से दिख रहे हैं। तो सिनेमा को लेकर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। लेकिन मैं अजय जी से भी बहुत सहमत हूँ कि बहुत सारी इंटरेस्टिंग फिल्में बन रही है। हाँ, जो आज के दौर का सिनेमा है, लोग उनको दोहराएंगे 10, 20, 15, 20 साल के बाद। और हाँ, म्यूजिक तो है, म्यूजिक पहले का 50 से 70 का म्यूजिक एक जैसे थे, फिर पोस्ट ग्लोबलाइजेशन दूसरे बनते गए, फिर जब ए.आर. रहमान आए उनके वक्त का म्यूजिक तो होता, इनमें से कुछ अच्छे हैं, कुछ ठीक है। जो म्यूजिक रह जाते हैं वो रह जाते हैं, कुछ चीजें रह जाती है, तो वो मेरे ख्याल से वो तो इटर्नल है, वो रह जाएंगे। अभी चाहे वो 50 की हो, चाहे वो 2010 की हो। तो बस मेरी यही ख्याल है कि ये सब चीजें हैं। और साहित्य के ऊपर हाँ, सिनेमा कम बन रही है,
साहित्य पढ़ने और बिल्कुल बिल्कुल समझने के वो जो जी, बहुत 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 नई जी जी पीढ़ी जी में लोग जी हैं। जी नंदिता जी, जी बिल्कुल 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 आपने सही कहा। मैं कमलेश जी के पास दोबारा लौटता हूँ। जो सारी बातें अभी हमारे तमाम पैनलिस्ट ने कही हैं, नंदिता जी आपके एंड्स पर जो ऑडियंस का ऑडियो का कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, उसको प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, कर दी। हाँ, थैंक यू। कमलेश जी, जो बात तमाम हमारे साथियों की राय जो निकल करके आई है, उसमें आप अपनी क्या राय जोड़ना चाहेंगे कि ये जो सिनेमा का एक जो मॉरल कंपास जो ऑफर करता था सोसाइटी को, कहीं ना कहीं वो मॉरल कंपास जो है वो चेंज हुआ है, शायद इसलिए भी क्योंकि समाज भी चेंज हुआ है, समझिए राजनीति भी चेंज हुई है। जो उस समय का राष्ट्रवाद था और जो आज का राष्ट्रवाद है, जो उस समय का के सत्ता के लोगों की सोच थी, आज जो सोच है पिछले 25-30 सालों में जो हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव है। और कहीं ना कहीं ये भी बात है जो ये बात देखी जा रही है कि भाई जब इतने सारे माध्यम आ गए हैं लोगों के पास, तो उनके पास जो सिनेमा हॉल में जाकर सिनेमा देखने का एक जो चाव था, वो चलन भी थोड़ा थोड़ा बदला है। उसके अलावा स्टार्स का अप्रोच भी बदला है फिल्मों को लेकर के, क्योंकि अब स्टार्स को लग रहा है कि भाई वो सिनेमा के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिनसे वो बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं और शोहरत भी कमा सकते हैं, तो उनको फिल्मों में ही काम करने की जरूरत नहीं है। वो उन्होंने 4-5 फिल्में की, अच्छी फिल्में की, 10 फिल्में की, कुछ पैसा कमाया, बाकी वो विज्ञापन से कमा रहे हैं, वो कहना चाहिए कि जो इन्फ्लुएंसर वाला रोल है उससे कमा रहे हैं, वो ब्रांड प्रमोशन से कमा लेते हैं। तो ये तमाम बातें भी कहीं ना कहीं काम करती हैं। क्या कहेंगे आप? हालांकि इस पूरे गेम में मुझे लगता है जो कहानी वाला जो एंगल है आपका, वो कहानी वाला एंगल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसको चोट पहुंचती है। जी कमलेश जी। मैं एक अजीब बात कहना चाहूंगा अमिताभ, आखिर फिल्में जरूरी क्यों है हमारे लिए? हम क्यों फिल्में देखना चाहते हैं इन द फर्स्ट प्लेस? अगर आपकी रोटी कपड़ा मकान की जरूरत पूरी हो गई है और घर में आपके पत्नी है या पति है प्रेम करने के लिए, फिल्में क्यों चाहिए आपको? फिल्में आखिर चाहिए क्यों? और ये जो दर्शक जो एक जमाने में भीड़ भाड़ में धक्के खा के भी टिकट लेके जाता था देखने के लिए, आज घर में टिकट आने पर भी जाने को तैयार नहीं है। क्या दर्शक बदल गया है? मैं नहीं मानता कि दर्शक बदल गया है। मेरा ख्याल है जो लोग फिल्म बना रहे हैं, एक तो जो एक दूसरा एंगल ये है कि सैटेलाइट टेलीविजन ने और ओटीटी ने हमारे फिल्मों को खराब किया, क्योंकि उन लोगों ने ऐसी एक्सपेक्टेशन पैदा कर दी है ऑडियंस में। ओटीटी ने और सैटेलाइट टेलीविजन ने हमारे दर्शकों में ऐसी अपेक्षा फिल्मों को लेके, मनोरंजन को लेके, कहानी को लेके ऐसी अपेक्षा पैदा की है जो फिल्में उस अपेक्षा को पूरा नहीं कर सकती। उसका अपना फॉर्मेट अलग है, उसका अपना व्याकरण है। टीवी का, सैटेलाइट का, ओटीटी का व्याकरण अलग है, फिल्म का व्याकरण बिल्कुल अलग है। और वो मामला खाली 2-2.5 घंटे का है। और फिर भी आज भी अगर कोई फिल्म ऐसी आती है, कहीं आरआर हो, बाहुबली हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, ऐसा नहीं कि आज हाउसफुल नहीं होते, आज भी लोग जाते हैं। मगर वो जाते क्यों हैं? उन खास फिल्मों को ही देखने क्यों जाते हैं और बाकी फिल्मों से इनकार क्यों कर देते हैं? मेरा अपना मेरी अपनी एक सोच है, सही या गलत जो भी हो, कि फिल्में हमारे समाज जीवन में एक बहुत बड़ी जो कमी को पूरा करती है। क्योंकि जो जीवन हम जी रहे हैं, मैं बहुत अलग ढंग से की बात कर रहा हूँ, फिल्में लिखने से सब लेना देना नहीं है। एक मेरी सोच है कि जो जिंदगी है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। वो कब क्या होता है कुछ पता नहीं चलता। अच्छा आदमी हार जाता है, बुरा आदमी जीत जाता है, और कभी भी कुछ भी होता है जिसके पीछे कोई वजह भी नहीं होती। ये एक छोटे बच्चे को क्यों कैंसर होना चाहिए, या कोई इतना जो एक जिसके पास इतनी बड़ी संपदा है या इंटेलेक्चुअल है, वो इतना अपाहिज क्यों होना चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो जिंदगी के पास उसका कोई जवाब नहीं है। तो जब जिंदगी ऐसी है जिसका कोई भरोसा नहीं है, तो आदमी जिए क्यों? मेरा अपना ये ख्याल है, मेरी अपनी सोच है कि जो दर्शक है
वो फिल्मों से होप लेने जाता है, वो उम्मीद। और एक अभी बड़ा ओल्ड फैशन लगेगा, एक मुहावरा था हमारी लोक कथाओं में, जैसे उनके दिन फिरे हमारे भी फिरे। ये मुहावरा जी, बहुत कहानियों के अंत में कहा जाता था, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं मानता हूं कि ये मुहावरा ही असली जो वजह है जिस वजह से दर्शक थिएटर में जाता है फिल्म देखने, कि जैसे उनके दिन फिरे हमारे भी फिरे। मगर वो जो दिन देखता है स्क्रीन पर आजकल, वो दिन वो नहीं है, वो दिन दो कौड़ी के हैं, घटिया है। उसकी जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं, उसकी होप से, उसके उम्मीदों से, उसके सपनों से उसका कुछ लेना देना नहीं है। हमारी कहानियों का हमारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। एक्सेप्शंस हो सकते हैं एक आध, ऐसी बात नहीं है, एक्सेप्शंस हमेशा रहे हैं। मगर मेन बात यह है कि हम फिल्मों में एक होप के लिए जाते हैं कि चलो कम से कम फिल्मों में इंसाफ होता है, बुरा आदमी अंततः या तो मरता है या जेल जाता है, और अच्छा आदमी कितना भी सफर करे, तकलीफ उठाए, आखिरकार वो जीतता है। यहाँ तक कि देवदास भी, जिसको लोग हारा हुआ इंसान कहते हैं, वो हीरो की तरह उभरता है, क्योंकि वो आखिरी वक्त में उसने जो वादा किया था अपनी अपनी महबूबा से, पारो से, कि मरने के पहले तेरे घर के पास, तेरे घर जरूर आऊंगा। वो अपना वादा पूरा करता है, वो हीरो अपना पूरा वादा पूरा करता है वो। और ये एक घटना जो है वो देवदास को हीरो बनाती है, जिसको हर तरफ से हारा हुआ माना जाता है। तो जो एक होप की बात होती है कि ठीक है, हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल है, और उसको जैसे OTT है या सैटेलाइट टेलीविजन है, वो सिर्फ और कुछ नहीं करते, सिर्फ इन मुश्किलों को मल्टीप्लाई करते हैं। कोई सैटेलाइट टेलीविजन या कोई भी OTT है, वो होप के बारे में बात ही नहीं करता कि हाँ भाई कोई होप है। मैं मानता हूँ कि आखिर आदमी जो जाता है फिल्म देखने के लिए, अब मैं एक बहुत घटिया एग्जांपल दूंगा IPL का। IPL या वनडे जो इंटरनेशनल होता है, टीवी पर आप मैच ज्यादा बेहतर देख सकते हैं, ज्यादा डिटेल में। जब वो मैच टेलीकास्ट होता है तो टीवी पर आप वो मैच ज्यादा डिटेल में और ज्यादा आराम से, ज्यादा खूबसूरती से देख सकते हैं। फिर भी वहां हॉल में मैदान में जाके बैठ के महंगा टिकट लेके देखने की जरूरत क्या है, जब वो खेलने वाला कितनी दूर खड़ा खेल रहा है, वो आपको दिखाई भी नहीं पड़ रहा है जब तक कि आप बाइनोकुलर लेके ना जाए। तो आप घर में देखने के बजाय जाके मैदान में वो मैच देखना पसंद करते हैं, और बहुत महंगा टिकट लेकर भी, जबकि घर में आप मुफ्त में देख सकते हैं। थिएटर में जाके फिल्म देखने की यही वजह भी है कि वहां पे जो एक सामूहिक एक्सपीरियंस है, ग्रुप एक्सपीरियंस, जिसको मैं कहता हूँ ग्रुप थेरेपी, कि इतने सारे लोग, 1000 लोग एक साथ बैठ के हंस रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, मजाक हो रहा है। एक जो ग्रुप थेरेपी है वो हमारे सिनेमा का एक बहुत अहम हिस्सा है। और दर्शक जाएगा तभी जब उसको लगता है कि यहाँ पे ग्रुप थेरेपी जैसे कोई एक घटना हो सकती है, नहीं तो क्यों जाएगा। बहुत अच्छी बात कही आप जी। अपने फिल्म देखेगा, अपने आईपैड पे देखेगा, कहीं भी देख लेगा। थिएटर जो है वो अकेली, जिसको मैं कहता हूँ इमोशनल जिम, हमारे जो सिनेमा घर हैं वो एक तरह से इमोशनल जिम है, जहाँ हम अपने इमोशंस को की एक्सरसाइज करते हैं, रोना, गाना, हंसना, बोलना, क्योंकि आपको पूरी आजादी है। आप घर में बैठ के रोएंगे तो कोई भाव नहीं देने वाला। थिएटर में आप सबके साथ बैठ के आंसू गिरा सकते हैं, हंस सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, कोई नाच गाना हो तो उस पर अपना पैसे फेंक सकते हैं। एक ग्रुप थेरेपी की बात होती है थिएटर में, और मेरे लिए जो थिएटर है वो इमोशनल जिम है। मुश्किल ये है कि आज हमारे पास वो कुशलता नहीं है कि लोगों को उस इमोशनल जिम तक ले जा सकें, क्योंकि वो कहानियां नहीं उनके पास, और जिनके पास उनको रिप्लेस, जो एक जमाना था जब वो कहानियां थी। एक और मुश्किल ये हुई अमिताभ की, उस पीढ़ी को की जगह लेने के लिए कोई नई पीढ़ी अच्छी आई नहीं, वो इतनी वजनदार। हमारे पास लेखक कौन थे जरा सोचिए। 60s के बाद अगर कोई लेखक जिसको हम नाम कह सके भाई अच्छा राइटर है, गुलजार, सलीम जावेद, बस ये दो नाम घूमते रहते हैं, आप किसका नाम लीजिएगा। तो एक पूरी आपका नाम लेंगे? नहीं वो एक पूरी पीढ़ी खत्म होने के बाद जो सच में लिखने वाले थे, और क्यों लिखने वाले थे, क्योंकि उन्होंने जिंदगी जी थी।
जो फिल्मकार थे वो उन्होंने जिंदगी जी थी। राज कपूर हो, दिलीप कुमार हो, देवानंद हो, वो सब मिट्टी से उठ के आए थे। उन्होंने जिंदगी देखी थी पूरी, और वो पूरी जिंदगी उनके अभिनय में उन्होंने जो कुछ किया, लिखा या फोटोग्राफी की या एक्टिंग की, कुछ भी किया, वो बाहर निकलता था। आज की तारीख ये है कि लोगों के पास जिंदगी है ही नहीं, लोगों ने जी ही नहीं। कोई इसलिए बन गया डायरेक्टर क्योंकि उसका बाप जो था वो ही इज ए वेरी बिग फिल्म प्रोड्यूसर, या कोई मतलब इत्तेफाक से। आज जिसको हम जीना कहते हैं, जिंदगी कहते हैं, वो जो आपका होमवर्क होना चाहिए, लोगों के पास वो होमवर्क खत्म हो गया है। जहाँ से बहुत अच्छी बात कही आपने। जी जी जी। कहानियां आती हैं, वो होमवर्क खत्म हो गया है। तो जाहिर है कहानियां बाहर कैसे, आपने जिंदगी जीवी नहीं। आप आमतौर पे जो बने हैं डायरेक्टर आजकल, दे आर मोस्टली डीवीडी डायरेक्टर्स। उन्होंने हॉलीवुड की डीवीडी देख देख के सीखा है डायरेक्शन या फिल्में बनाना, या जो जहाँ से मिलता होगा माल, वो सब देख देख के। उन्होंने जिंदगी नहीं देखी है, उन्होंने डीवीडी देखी है, और इसीलिए हमारी फिल्मों इसीलिए हमारी बहुत अच्छी बात जी, बहुत शुक्रिया। जी जी कमलेश जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मैं बहुत संक्षेप में इस पर जो है, शायद नीरा कुछ कहना चाह रही हैं। बस नीरा हाँ, बस आप कुछ कहना, मुझसे रहा नहीं बहुत जा रहा है, संक्षेप तो में। मैं बस एक मिनट ही लूंगी। देखिए, बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक होने का बहुत मतलब बनता नहीं है। हम पुराने गाने जब आज बैठ के सुनते हैं तो मुझे बड़ी कोफ्त भी होती है जब मैं इस तरह का कोई गीत सुनती हूँ, तुम ही मेरे मंदिर तुम ही देवता हो। मतलब मैं बिल्कुल रिलेट नहीं करती हूँ, और चीजें बदलनी चाहिए, टूटनी चाहिए, बहुत जरूरी है। जब आप कहते हैं कि अच्छी कहानियां नहीं है, तो मुझे नागराज मंजुले याद आते हैं, और उनकी लाइन से बहुत सारी सुंदर फिल्में याद आती हैं। जब आप कहते हैं हमारे पास आज के समय के सवालों को उठाते हुए लोग नहीं है, मुझे पारंजीत की सैकड़ों फिल्में, मतलब उसने जो खुद वो बना रहे हैं और जो इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसी तमाम श्रृंखला दिखती है जो वाकई आज समाज के लिए बहुत जरूरी है। तो कहने का मेरा मतलब है, सारा पिछला बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, और आज बहुत बिल्कुल सब बेकार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई कह भी नहीं रहा है, ऐसा कोई कह भी नहीं रहा है। और आपने दलित विमर्श, स्त्री विमर्श पे जितनी फिल्में इस दौर में आई हैं, और जो बहुत जरूरी हैं समाज की उस पुरानी चेतना को बदलने के लिए, वो बेइंतहा जरूरी फिल्में इस दौर में आई हैं। और यही अगर आप कहें कि 21वीं सदी के बाद इस दौर की फिल्मों की कोई उपलब्धि नहीं, तो मैं कहूंगी स्त्री विमर्श की सारी फिल्में इस दौर की उपलब्धि हैं, दलित विमर्श की सारी फिल्में। आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है, मैं आपकी बात से काफी हद तक सहमत हूँ। लेकिन एक जो बात आपने, जो गाना जिसका जिक्र किया आपने कि साहब, वो जो आपका पुराना गाना था, तुम्हें मेरे मंदिर तुम्हें मेरे पूजा, लेकिन वो सही है, वो आपकी बात से मैं सहमत हूँ मीरा। लेकिन ये कि आप ये भी देखिए कि 21वीं सदी में भी जब फिल्म बनती है तो उसमें करवा चौथ इतना ज्यादा उसका महिमा मंडन हो चुका है आज की तारीख में, करवा चौथ जैसे त्योहार का, कि वो आधुनिका जो है वो भी जो है वो सगरी या सरगी वोटेवर जिसको बोलते हैं, उसके लिए वो परेशान है। तो कहीं ना कहीं वो वैल्यू जो जिसको आप रिग्रेसिव वैल्यू मानते हो, रिग्रेसिव वैल्यू। हाँ बोलिए अजय जी, बहुत संक्षेप में, लेकिन संक्षेप में। हाँ बहुत संक्षेप में ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए 87 के बाद से सिनेमा देखने का तरीका बदलता चला गया। जैसे ही वीडियो हमारे लाइफ में आया, वीडियो कैसेट आए, वीडियो पर फिल्में आई, उसके बाद वीडियो पार्लर खुले, उसके बाद से सीडी आया, डीवीडी आया, उसके बाद से सबसे बड़ा दुश्मन सिनेमा का जो है वो हमारे हाथ में आया, स्मार्टफोन है। जिस दिन से स्मार्टफोन आया है उस दिन से हम बिल्कुल बदल गए, इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। और लोगों को मालूम है कि मैं फिल्म देखने गया हूँ, बावजूद इसके घर के लोग हो, दोस्त हो, वो फोन करने से नहीं हिचकते। उन्हें मालूम है कि मैं सिनेमा के बीच में भी फोन उठा लूंगा उनका। ये इतना बड़ा दुश्मन बन के सामने आ गया है कि चलिए ये भी एक राय है, बिल्कुल। तो ये तकनीक का जो हस्तक्षेप हुआ है जीवन में ना, तकनीक के हस्तक्षेप को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसकी वजह से बहुत कुछ बदल गया है, और थिएटर में दर्शक क्यों नहीं जा रहे हैं, ये एक बिल्कुल अलग समस्या है। इसका सिनेमा के कंटेंट से वैसा कोई खास मतलब नहीं है। सिनेमा में कोविड बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से सिनेमा से लोग हट गए, थिएटर से लोग हट गए। अब उसको फिर से थिएटर में जाना शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब कहा जा रहा है, विदेशों में भी कहा जा रहा है, यहाँ भी कहा जा रहा है कि ये थिएटर के दिल लद गए हैं, अब हो गया। तो सिनेमा देखने के नए मीडियम आएंगे, नए मीडियम के हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। और जो मैं स्वर्ण काल की बात कह रहा था, मैं 25 साल को नहीं शामिल करता, मैं 21वीं सदी के शुरू के 2 दशक की बात कर रहा था मैं, ठीक है।
उसके बाद से उन्हीं में दोहराव आता चला गया है फिर से, जैसे कि जी, 5वें जी, 6वीं दशक में भी उनमें दोहराव आ गया था। जी जी, 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 बहुत शुक्रिया। जितेंद्र जी, आप कुछ कहने के लिए आपने एक हाथ उठाया था। आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं बस कमलेश संक्षेप जी में, को बहुत धन्यवाद संक्षेप में। देना कमलेश जी को धन्यवाद देना चाहता था कि उन्होंने मेरे दिल की बात कह दी। बहुत अच्छा कहा, अब मुझे और कुछ नहीं कहना। उन्होंने जो कहा नहीं, उसको मेरी बात भी माना जाए। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी। एक जो इमोशनल जिम वाली जो बात उन्होंने कही थी वाकई में, और वो जो एक होप वाली बात है, लोग सिनेमा से जो उम्मीद लेकर के जाते थे, कहीं ना कहीं वो उम्मीद जो है अब नहीं दिख रही है। और वो जो एक इमोशनल जिम वाली बात उन्होंने कही, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहरहाल ये बातचीत बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी, आज की बातचीत बहुत दिलचस्प रही। और ये एक ऐसा विषय है जिस पर बार बार हमें लौटना चाहिए, लौटना पड़ेगा, क्योंकि सिनेमा के सामने जो है वो एक संकट है, जिसका अजय जी ने जिक्र किया कि भाई हॉलीवुड में भी ये बात आ रही है कि अब थिएटर के दिन लद गए। तो अगर दिन लद गए तो फिर तो ये पूरा एक उद्योग जो है उसके चरमराने का समय आ गया, और उससे बहुत सारे नहीं, दूसरा नए रूप तरीके ले के लेगा, दूसरा रूप ले लेगा। केचुआ ज्ञान जो लेगा, केचुआ लेकिन डाल ये देगा, दूसरा रूप ले लेगा। नहीं अजय जी, लेकिन रूप तो लेगा। लेकिन अगर सिनेमा, अगर थिएटर बंद हो रहे हैं बड़े बड़े, मान लीजिए जैसे सिंगल स्क्रीन बंद हो गया, अगर मल्टी मल्टी स्क्रीन थिएटर भी अगर बंद होने लगे तो उसका असर तो बहुत एक पूरी चेन श्रृंखला पर पड़ता है ना। बहरहाल ये बातचीत बहुत दिलचस्प है, और जैसा मैंने कहा कि ये एक ऐसा विषय जिस पर बार बार हम लौटेंगे। आज की बातचीत के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी शुक्रिया कि बड़े सब्र के साथ उन्होंने इसको देखा सुना। हम फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।